हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास के अंदर। आज की क्लास के अंदर हम फंजाई यानी कि कवक इस टॉपिक को शुरू करेंगे। बच्चों, आज की क्लास शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे कुछ साधारण सा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी घर पर रखी सूखी ब्रेड या अचार पर काले, हरे या सफेद रंग के मखमली परत देखी है? या फिर बारिश के मौसम में मैदानों या पेड़ों के पास छोटी छोटी सफेद सफेद छतरी जैसी संरचनाएं देखी होगी? शायद आप में से कुछ ने त्वचा पर गोल लाल चकत्ते या खुजली का भी अनुभव किया हो, या फिर एक प्रसिद्ध फेमस मेडिसिन है पेनिसिलिन, उसका नाम सुना हो, जिससे कि लाखों जानें बची थी। बच्चों, ये सभी जो मैंने आपको उदाहरण दिए, चाहे वह ब्रेड पर लगा फफूंद हो, खाने वाला मशरूम हो, या त्वचा की बीमारी हो, या जीवन रक्षक दवा एग्जाम्पल के लिए पेनिसिलिन, ये सब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगडम का हिस्सा है जिसे हम कवक या फिर फंजाई के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कवक या फिर फंजाई के नाम से। कवक के बारे में अगर हम बेसिकली बात करें तो फंजाई या फिर कवक यूकेरियोटिक क्लोरोफिल रहित बीजाणु धारण करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर जीव होते हैं। इनमें पौधों की तरह क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए फंजाई अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और विषम पोषी या फिर हेटेरोट्रोफिक होते हैं। फंजाई को अपना पोषण प्राप्त करने का जो इनका जो तरीका होता है वो एब्जॉर्प्टिव या फिर अवशोषी प्रकार का होता है। मतलब कि ये जटिल पदार्थों को बाहर से तोड़कर उन्हें सोख करके अपना जो पोषण होते हैं वो क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब ये जो फंगस होते हैं यह हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। मतलब ये हमारे मित्र होने के साथ साथ एक एनिमी की तरह भी बिहेव करते हैं। अगर हम इनके मित्र के रूप में या फिर अगर हम इनके बेनिफिट्स को देखें तो यह नेचर में प्रमुख रूप से अपमार्जक का या फिर स्कैवेंजर्स का काम करते हैं, जो कि ऑर्गेनिक कचरे का अपघटन करके या फिर डिकम्पोजिशन करके खनिज फॉर एग्जांपल के लिए कार्बन, नाइट्रोजन, इन सब की रिसाइकलिंग करते हैं। इसके साथ साथ ही यह हमारे भोजन, हमारे उद्योगों एग्जांपल के लिए यीस्ट और फर्मेंटेशन और जो चिकित्सकीय क्षेत्र है वहां पर एज ए एंटीबायोटिक का सोर्स के रूप में भी ये काम करते हैं। तो कुल मिला के ये है कि फंगस बेनिफिशियल भी होते हैं और उसके साथ साथ यह है हमारे लिए हार्मफुल एक्टिविटी भी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी फंगस फसलों को बर्बाद कर देती है। इसके साथ साथ कुछ जो फंगस होते हैं वो एनिमल के अंदर भी डिजीज करते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिससे फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या हमें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ यह चमड़े को, लकड़ी की वस्तुएं को या फिर जो कपड़े के जो सामान होते हैं उनको भी नष्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने फंगल का एक ओवरव्यू लिया। हमने समझा कि आज की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, क्यों फंगस इतना इंपॉर्टेंट है, कैसे ये हमारे लिए बेनिफिशियल है और साथ साथ हमारे लिए ये हार्मफुल भी है। अब हम बच्चों आज की क्लास को पढ़ना डिटेल से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एग्जैक्टली फंगस होता क्या है। तो फंगस या फिर जो फंजाई शब्द है यह लैटिन भाषा का एक शब्द है। इसका अर्थ होता है मशरूम। इसका अर्थ क्या होता है? मशरूम। फंगस जो होते हैं वो नॉन क्लोरोफिल युक्त यूकेरियोटिक जीव होते हैं। चूंकि इनके पास खुद का क्लोरोफिल नहीं होता, अतः यह खुद का भोजन खुद नहीं बना सकते। इन्हें भोजन के लिए किसके ऊपर, दूसरों के ऊपर क्या रहना होता है, डिपेंडेंट होता है। इसलिए जो फंगस होते हैं वो सारे फंगस कैसे होते हैं, हेटेरोट्रोफिक या फिर परपोषी होते हैं। अब फंगस की जो मेन प्लांट बॉडी होती है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पर आप यहाँ पर ये समझो कि यह प्लांट की तरह जड़, तना, पत्ती के अंदर विभेदित नहीं होता। इसलिए जो अर्लियर क्लासिफिकेशंस थे उनमें फंगस को थेलोफाइटा के साथ जो है वो क्लासिफाई किया जाता था। फंगस की बच्चों अगर अपन मेन प्लांट बॉडी की बात करें तो आप देखो, आप अगर घर पर अचार को या फिर पुरानी ब्रेड को या फिर आप रोटी को देखो तो उसके ऊपर आपको रेशेनुमा, धागीनुमा संरचनाएं दिखाई देगी। वो बेसिकली फंगस होता है। तो अगर एक सिंगल यूनिट या फिर एक रेशे को निकाल के हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो वो जो एक सिंगल यूनिट या फिर एक जो रेशा होता है वो कहलाता है हाइफी। वो क्या कहलाता है? हाइफी। और ये जो रेशो का जो गुच्छा होता है जो कि हमें नेट जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई दिखाई देती है, ये कहलाती है माइसीलियम। ये क्या कहलाती है? माइसीलियम। इसको मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके समझाता हूँ। सपोज करो ये फंगल का कोई हाइफी है, ठीक है। अब ये जो फंगस का हाइफी है, तो जब ये से सिंगल स्टेज के अंदर अगर हम इसे देख रहे हैं, एक सिंगल यूनिट के रूप में अगर हम इसे देख रहे हैं, तब तो ये क्या कहलाता है? हाइफी। क्या कहलाता है? हाइफी। और जब यह माइसीलियम ऐसे नेट नुमा या फिर
बुने हुए धागे की रेशेनुमा संरचना अगर बना लेता है तब हम इसे कहते हैं माइसीलियम। क्या बोलते हैं? माइसीलियम। तो हाइफी और माइसीलियम का डिफरेंस समझ में आ गया। अब कुछ बेसिक से नॉलेज है उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। फंजाई का या फिर कवक का जो अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं माइकोलॉजी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर फंगस या फिर कवक का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी, या फिर हिंदी के अंदर कवक विज्ञान। अब ये जो माइकोलॉजी शब्द है ये खुद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, माइकेस और लोगोस। माइकस का मतलब होता है मशरूम और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें फंगस का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाती है? माइकोलॉजी। और ऐसे साइंटिस्ट जो कवक विज्ञान के अंदर अपनी रुचि रखते हैं और कवकों का अध्ययन करते हैं उन्हें हम कहते हैं माइकोलॉजिस्ट। उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? माइकोलॉजिस्ट। अब ये जो फंगस का जो ग्रुप है ये कोई छोटा ग्रुप नहीं है, एक बहुत वास्ट ग्रुप है। फंगस जो होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं, जल के अंदर भी पाए जाते हैं, एयरबोर्न भी ये जो होते हैं वो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके साथ साथ ये टेरेस्ट्रियल भी पाए जाते हैं, पैरासिटिक फॉर्मेट के अंदर भी पाया जाते हैं। तो कुल मिला के फंगस एक स्मॉल ग्रुप नहीं है, एक बहुत लार्ज ग्रुप है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो लगभग इसके हमें 5100 के आसपास वंश या फिर इनके जनरा देखने को मिलते हैं और आज के टाइम पर 50,000 से भी ज्यादा इनकी स्पीशीज जो है वो नोन है। तो कुल मिला के फंगस का जो ग्रुप है एक वास्ट ग्रुप है। अब एक दो की फैक्ट और है जो कि कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो आपको एक नाम याद रखना है जिनका नाम है पी ए मिचेली। क्या नाम है? पी ए मिचेली। ये जो पी ए मिचेली है इन्हें फादर ऑफ माइकोलॉजी या फिर माइकोलॉजी के जनक या फिर माइकोलॉजी का पितामह भी कहा जाता था। इन पी ए मिचेली ने एक बुक लिखी थी, उनका नाम आपको याद रखना है नोवा प्लांटेरम जेनेरा। बुक का क्या नाम है बच्चों? नोवा प्लांटेरम जेनेरा। तो आई होप फर्स्ट स्लाइड के अंदर जो फंगस का जनरल इंट्रोडक्शन है वो आपको समझ में आया होगा। इसमें आपको क्या याद रखना है? फंगस की जो सिंगल धागेनुमा संरचना होती है उसे हम हाइफी कहते हैं, और जब ये हाइफी गुथी हुई संरचना के रूप में नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं तब हम इसे माइसीलियम कहते हैं। फंगस की स्टडी माइकोलॉजी कहलाती है और जो साइंटिस्ट इनकी स्टडी करते हैं उन्हें हम माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। फिर पी ए मिशेली को फादर ऑफ माइकोलॉजी या फिर माइकोलॉजी का पितामह कहा जाता है। इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम है नोवा प्लांटेरम जेनेरा। क्या नाम है? नोवा प्लांटेरम जेनेरा। अब देखो आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव है, एक तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमने ले लिया, इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे इसके बेसिक कैरेक्टर्स कि फंगस के बेसिक कैरेक्टर्स क्या क्या है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इनकी सेल की स्ट्रक्चर कैसे होती है, फिर फंगस के मॉडिफिकेशंस कौन कौन से होते हैं, फंगस जो होता है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करता है, और फंगस की लाइफ साइकिल के अंदर ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है। तो अब हम एक एक करके इन सब चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन में बच्चों सबसे पहले हम पढ़ते हैं फंगस का हैबिटाट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, कि फंगस कहां पर पाई जाती है या फिर फंजाई या फिर जो कवक है इसका वितरण कैसा है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे हैबिटाट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट होता है, एक्वेटिक हैबिटाट होता है, जीरोफिटिक हैबिटाट होता है। तो अगर हम फंजाई या फिर कवक के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यह सर्वव्यापी है, मतलब यह कॉस्मोपॉलिटन है। जितने भी जो हैबिटाट्स होते हैं वहां पर आपको फंजाई या फिर कवक देखने को मिलता है। कुछ इनके एग्जांपल्स है, इसमें से जो मराइन फंगस या फिर जो जलीय फंगस है उसके एग्जांपल्स के आप नाम याद रखना, क्योंकि कई बार कंपटीशन एग्जाम में वो सीधा पूछ लिया जाता है। तो अभी मैंने बताया कि कवक जो होता है वो सर्वव्यापी होता है, लगभग सभी प्रकार के हैबिटेट के अंदर यह पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मीठे पानी के अंदर जो खारा पानी होता है, सलाइन वाटर होता है, मराइन वाटर होता है, उसके अंदर भी ये पाए जाते हैं। इसके अलावा फंगस जो होती है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर भी पाई जाती है, यह एयरबोर्न नेचर के अंदर भी पाई जाती है और पैरासिटिक फॉर्मेट के अंदर भी पाई जाती है। अब एक एक करके हम इनकी कुछ एग्जाम्पल से उनको याद कर लेते हैं। तो मीठे पानी के अंदर या फिर फ्रेश वाटर में पाए जाने वाली कुछ फंगस है सेप्रोलेग्निया और अक्लोया। कौन कौन से हैं फंगस जो मीठे पानी में पाए जाते हैं? सेप्रोलेग्निया और अक्लोया। फिर खारे पानी में पाए जाने वाले कुछ फंगस है, एग्जाम्पल के लिए हेलिकोस्कस और इसके अलावा कोरिनीस्पोरा। कौन कौन से हैं मराइन वाटर में पाए जाने वाले? हेलिकोस्कस और कोरिनीस्पोरा।
फिर टेरिस्टियल तो मोस्टली फंगस जो होती है वो टेरिस्टियल होती है। एग्जाम्पल के लिए राइजोपस जिसे हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, इसके अलावा मशरूम जिसे हम एगेरिकस भी कहते हैं। फिर कुछ हवा से फैलने वाले फंगस है, एग्जाम्पल के लिए एस्परजिलिस हो गए। अगला फंगस है अल्टरनेरिया। और मोस्टली जो बहुत सारी फंगस होती है वो पैरासिटिक फॉर्मेट के अंदर पाई जाती है। इसमें से आपको वाटर के अंदर पाई जाने वाली जो फंगस है उनके नाम आपको विशेष रूप से याद रखने हैं, जो कि कंपटीशन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के अंदर कई बार सीधा पूछ लिया जाता है। तो याद रखना, मीठे पानी में पाई जाने वाली फंगस कौन कौन सी है? सेप्रोलेग्निया और अक्लोया। कौन कौन सी है? सेप्रोलेग्निया और अक्लोया। और खारे पानी में पाई जाने वाली फंगस कौन कौन सी है? हेलिकोस्कस और कोरिनिस्पोरा। तो सबसे पहले हमने बात करी कि फंगस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो उसमें आपको याद रखना है कि फंगस जो होती है वो सर्वव्यापी होती है, कॉस्मोपॉलिटन होती है। सभी प्रकार के हैबिटाट, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, मराइन वाटर हो, टेरेस्ट्रियल हो या एयरबोर्न हो, वहां पर फंगस पाई जाती है। अब हम बात करते हैं इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसे होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप प्लांट्स को देखो तो वो जड़ तना पत्ती में विभेदित होते हैं, और इवन जो स्टार्टिंग वाले प्लांट्स होते हैं वो तो जड़ तना पत्ती में भी विभेदित नहीं होते। उनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो थैलस नेचर की होती है। वैसे अगर आप जंतुओं को देखो तो आप उनकी बॉडी को डिफाइन कर सकते हो कि हेड है, लेग है, इसके साथ साथ हैंड्स वगैरह है। लेकिन फंगस की स्ट्रक्चर कैसे होती है? तो फंगस की जो मेन प्लांट बॉडी होती है उसमें देखो, एक फंगस का मैंने यहाँ पर डायग्राम अटैच किया। अब ये देखो, ये रेशेनुमा या फिर धागेनुमा संरचना है, दिखाई दे रही है आपको? तो ये जो रेशेनुमा या फिर धागेनुमा संरचना है, अगर एक सिंगल रेशेनुमा या फिर धागेनुमा संरचना की मैं बात करूं तो उसको हम बोलते हैं हाइफी। कि अगर आप उस नेट लाइक स्ट्रक्चर में से चिमटी से एक पर्टिकुलर धागे को निकाल करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखो तो आपको सिंपल ऐसी धागेनुमा संरचनाएं दिखाई देगी, और इसमें आपको फंगस की क्या दिखाई देगी? ऐसे कोशिकाएं दिखाई देगी। तो ये जो सिंपल धागेनुमा संरचना होती है बच्चों, ये क्या कहलाती है? हाइफी। ये क्या कहलाती है? हाइफी। ये धागेनुमा संरचना ब्रांच्ड होती है और सामान्यतः फिलामेंटस होती है, तंतुनुमा होती है। फिर जब ये हाइफी आपस में गुथ करके एक नेट जैसी संरचना या फिर जाल जैसी संरचना बनाती है, तब हम इसे कहते हैं माइसीलियम। तब हम इसे क्या कहते हैं? माइसीलियम। तो आपसे कोई पूछ ले कि फंगस की मेन प्लांट बॉडी क्या कहलाती है, तो आप बताना कि सर फंगस की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो एक अगर सिंगल यूनिट की बात करें तो जो शाखित और तंतुनुमा धागेनुमा संरचना होती है उसे तो हम हाइफी बोलते हैं, और जो जाल जैसी या फिर नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है फंगस की उसे हम बोलते हैं माइसीलियम। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? माइसीलियम। तो जनरल कैरेक्टर के अंदर हमने 2 पॉइंट अभी कवर किए, एक तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है और दूसरा इनकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है। अभी हमने समझा कि हाइफी और माइसीलियम में क्या डिफरेंस है। अब जनरल कैरेक्टर में अभी हमने पढ़ा कि ये जो हाइफी होते हैं मतलब सिंपल क्या हुआ? फंगस की एक फिलामेंट का टुकड़ा। अब ये जो हाइफी होते हैं फंगस के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। कुछ फंगस ऐसे होते हैं बच्चों जिनके जो माइसीलियम के अंदर कोशिकाओं के बीच में ऐसे सेप्टा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सेप्टा। और कुछ फंगस ऐसे होते हैं जिनके अंदर बीच के अंदर जो होते हैं वो सेप्टा नहीं पाए जाते, मतलब इनका जो माइसीलियम होता है वो ऐसे जुड़ा हुआ रहता है और उसमें बहुत सारे केंद्रक ऐसे क्या होते हैं? सस्पेंडेड होते हैं। तो हाइफी बेसिकली फंगस के अंदर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं सेप्टेट जिसके अंदर ये बीच में सेप्टा पाया जाता है, और दूसरे होते हैं सिनोसिटिक माइसीलियम या फिर पट रहित माइसीलियम। अब इस डायग्राम को देखो बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 प्रकार के माइसीलियम है। एक माइसीलियम तो ऐसा है जिसके अंदर ये जो पट होते हैं ये नहीं पाए जा रहे हैं, और दूसरा माइसीलियम ऐसा है देखो जिसमें ये पट पाए जा रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं आपको? तो हाइफी पट के आधार पर 2 प्रकार का हो गया, पहला एसेप्टेट और सिनोसिटिक माइसीलियम, और दूसरा हमारा हो गया पट युक्त माइसीलियम। अब एक एक करके हम इन दोनों को समझते हैं। जो सिनोसिटिक माइसीलियम होता है बच्चों, उसमें फंगस के हाइफी के अंदर सेप्टा अनुपस्थित होते हैं, किसी भी प्रकार के पट नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए इनका जो कोशिका द्रव्य होता है वो आपस में से जुड़ा हुआ रहता है, और कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे केंद्रक जो होते हैं वो सस्पेंडेड अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। फंगस के या फिर कवक के जो स्टार्टिंग वाले ग्रुप है, एग्जाम्पल के लिए फाइकोमाइसिटीज वर्ग के जो मेंबर है, उनका जो माइसीलियम होता है, उनका जो कवक तंतु होता है वह पट रहित और सिनोसिटिक
पट रहित और संकोशिक माइसीलियम होता है, या फिर पट रहित और संकोशिक हाइफी होता है। जबकि जो एडवांस फंगस है, एग्जाम्पल के लिए बेसिडियोमाइसिटीज, ब्यूटेरोमाइसिटीज, इनका जो हाइफी होता है वो कैसा होता है, सेप्टेट। इनका हाइफी कैसा होता है बच्चों, सेप्टेट। सेप्टेट का मतलब क्या हुआ, देखो ऐसे समझो, जैसे कि ये फंगस का माइसीलियम था, तो इसके बीच में क्या पाया जाता है, ये जो आपको पोर दिखाई दे रहा है और ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो कि दो कोशिकाओं को पृथक कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है, सेप्टा। तो हायर फंगस का जो हाइफी होता है वो सेप्टेट होता है, मतलब उसके कवक तंतु के अंदर कोशिकाओं के बीच बीच में क्या पाया जाता है, ऐसा सेप्टा। कोशिकाओं के बीच बीच में क्या पाया जाता है, ऐसा सेप्टा। अब ये जो सेप्टा होता है बच्चों, एक बार इसको फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो अभी हमने पढ़ा कि देखो इसी के अंदर, चलो समझते हैं। अभी हमने देखा कि ये जैसे ये एक कोशिका हो गई और ये दो कोशिका हो गई, इसके बीच में ये क्या हो गया यहाँ पर, सेप्टा। अब ये जो सेप्टा होता है ना, ये यहाँ पर ये पोर पाया जाता है। इस पोर से इन दोनों कोशिकाओं का, इन दोनों फंगल कोशिकाओं का जो कोशिका द्रव्य होता है वो आपस में क्या होता है, कनेक्ट होता है। आपस में क्या होता है, कोशिका द्रव्य इनका कनेक्टेड होता है। अब ये जो पट्ट युक्त हाइफी होते हैं, इनमें ये जो पट होता है, इनमें ये जो पोर होता है, तो इसके आधार पर फिर ये दो प्रकार का माइसीलियम होता है। कुछ फंगस ऐसे होते हैं जिनमें सिंपल पट पाया जाता है, और कुछ फंगस ऐसे होते हैं जिसमें डोलीपोर पट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डोलीपोर पट। अब हम ये समझते हैं। अब यहां देखो बच्चों ध्यान से, दो प्रकार के पट होते हैं, एक होता है सिंपल पट और एक होता है डोलीपोर पट, या फिर इसको हम कहते हैं डोलीपोर सेप्टम। सबसे पहले हम सिंपल पट की बात करते हैं। तो ये फंगस का माइसीलियम हो गया, ये फंगस की एक कोशिका हो गई और ये फंगस की दूसरी कोशिका हो गई। अब जो सिंपल पट होते हैं उसमें जो पट होता है उसके बीच में जो छिद्र होता है वो बड़ा सिंपल सा होता है। यहाँ पर कोई भी विशेष प्रकार की संरचना का फॉर्मेशन नहीं होता, और सामान्यतः इस कोशिका का कोशिका द्रव्य इस कोशिका के कोशिका द्रव्य से जुड़ा हुआ रहता है, और ये क्या करता है, फ्रीली मूवमेंट करता है। कुछ स्थिति के अंदर हमें ये भी देखने को मिलता है कि इस कोशिका का केंद्रक भी ट्रेवल करके इस कोशिका के अंदर जा सकता है। तो ये तो किसमें होता है, सिंपल पट के अंदर या फिर सामान्य पट के अंदर। सामान्य पट की ये जो कोशिकाएं होती है, इनके अंदर एक विशेष प्रकार की पेरोक्सिसोम से बनी हुई एक ऐसी संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं वो वोरोनिन बॉडी। क्या बोलते हैं, वोरोनिन बॉडी। ये जो वोरोनिन बॉडी होती है ये बेसिकली प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अगर मान लो फंगस की कोशिका को किसी प्रकार का डैमेज होने लग जाता है, तो यह वोरोनिन बॉडीज इस पट को क्या कर देती है, बंद कर देती है और इसको क्लोज कर देती है। ये चीज समझ में आ गई सिंपल पट के अंदर। अब देखो डोलीपोर पट के अंदर क्या डिफरेंस है। डोलीपोर पट में क्या होता है कि जैसे ये एक कोशिका है और ये हमारी दूसरी कोशिका हो गई, इसके बीच में किसका फॉर्मेशन हुआ, पट का। इसके बीच में किसका फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे सेप्टम का। अब ये जो सेप्टा होता है इसका जो एंड वॉल होता है वो फूल करके एक ऐसी विशेष गुंबदाकार संरचना बना लेता है। यहां पर देखो सिंपल पट में क्या हो रहा था, बस ऐसे सिंपल था, इसके एंड के ऊपर किसी भी प्रकार की गुंबदाकार संरचना नहीं थी। जबकि डोलीपोर पट में क्या हो रहा है कि सेप्टा का ये जो आगे वाला हिस्सा है यह फूल करके एक गुंबदाकार संरचना बना लेता है। ये जो बनी हुई, ये जो आपको यहाँ पर ऐसी गुंबदाकार संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं डोलीपोर। इसे हम क्या बोलते हैं, डोलीपोर। फिर इस गुंबदाकार संरचना के चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी हुई एक जो लेयर होती है वो क्या कर लेती है, इसको ऐसे कवर कर लेती है। ठीक है, तो सोचो कि ये एक कोशिका थी, इस कोशिका से कोशिका द्रव्य यहाँ पर दूसरी तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी हुई क्या है, एक कवरिंग है। अब ये जो कवरिंग होती है वो हर फंगस के अंदर अलग अलग हो सकती है। कुछ में ये कंप्लीट होती है, कुछ में ये छिद्रित या फिर परफोरेटेड होती है। तो इस डोलीपोर पट के ऊपर ये जो कवरिंग पाई जा रही है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं पेरेंथोसोम। इस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर पेरेंथोसोम दिखाई दे रही है। ये जो झिल्ली होती है ये क्या कहलाती है, पेरेंथोसोम। क्या कहलाती है, यह पेरेंथोसोम। ये बेसिकली एक तरीके से सेप्टल पोर की कैप होती है जो कि स्पोर को कवर करती है। तो इस कोशिका से अगर कोई भी पदार्थ इस कोशिका के अंदर जाएगा तो पहले उसको इस पेरेंथोसोम से गुजरना पड़ेगा, और पेरेंथोसोम से गुजरने के बाद में फिर वह इन डोलीपोर सेप्टम से होके एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर इसका मटेरियल जाएगा।
अब डोलीपोर पट के अंदर सामान्यतः जो कोशिका द्रव्य होता है वही ट्रेवल करता है, न्यूक्लियस या फिर जो केंद्रक होता है वह एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर ट्रेवल नहीं करता। डोलीपोर जो पट होते हैं यह सिर्फ बेसिडियोमाइसिटीज में पाए जाते हैं। अब एग्जाम के अंदर और कंपटीशन एग्जाम के अंदर यहाँ से सीधा सवाल आता है, वो आपसे पूछेंगे कि डोलीपोर सेप्टम या फिर डोलीपोर पट फंगस के कौन से वर्ग के अंदर पाए जाते हैं। तो आप याद रखना, डोलीपोर सेप्टम फंजाई के या फिर कवक के बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के अंदर पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के अंदर पाए जाते हैं। तो आपको सिंपल पट और डोलीपोर पट के अंदर अंतर समझ में आ गया। सिंपल पट का मतलब क्या हुआ? जैसे ये फंगस है, फंगस की ये एक कोशिका है, दो कोशिका है, ये सिंपल पट है। डोलीपोर पट में क्या हो रहा है? फंगस की ये एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, पट का मुंह यहां से ऐसे फूल गया और ये फूली हुई संरचना क्या कहलाती है? डोलीपोर। और इस डोलीपोर को कवर एक मेम्ब्रेन करती है जिसको हम बोलते हैं पेरेंथोसोम। फिर सिंपल पट के अंदर एक प्रोटेक्टिव बॉडी पाई जाती है जो कि पेरोक्सिसोम से डिराइव्ड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वोरोनिन बॉडी। क्या बोलते हैं? वोरोनिन बॉडी। डोलीपोर पट किस में पाए जाते हैं ये जरूर याद रखना। तो डोलीपोर पट पाए जाते हैं बच्चों बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के मेंबर में। डोलीपोर पट किसके अंदर पाए जाते हैं? बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के जो फंगस होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। अगर आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। अब हमने जनरल कैरेक्टर के अंदर हाइफी समझ लिया, सिनोसिटिक हाइफी, सेप्टेट हाइफी समझ लिया, दोनों प्रकार के सेप्टा समझ लिए। सिंपल सेप्टा और डोलीपोर सेप्टा में क्या डिफरेंस है। अब हम समझते हैं कि फंगस की सेल कैसे होती है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर एक चीज बता दी कि एक जो फंगस होती है वह एक टिपिकल यूकैरियोटिक कोशिका होती है। एक कैसी होती है? टिपिकल यूकैरियोटिक कोशिका होती है। मतलब कि इसके अंदर सारे दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, एग्जाम्पल के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीजें पाई जाती है। चूंकि यह यूकैरियोटिक कोशिका है अतः इनके अंदर सुविकसित केंद्रक पाया जाता है जो कि एक सुविकसित केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। पर प्लांट सेल और फंगस की सेल में क्या डिफरेंस है? प्लांट की जो सेल होती है उसके ऊपर भी कोशिका भित्ति पाई जाती है और फंगस या फिर कवक की कोशिका के ऊपर भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन डिफरेंस क्या है? प्लांट की जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, जबकि कवक या फिर फंगस की जो कोशिका भित्ति होती है यह काइटिन की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की बनी हुई होती है। अब एनिमल की सेल भी यूकैरियोटिक होती है और फंगस की सेल भी यूकैरियोटिक है। फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो एनिमल के सेल के ऊपर आपको कोशिका भित्ति देखने को नहीं मिलती, जबकि फंगस की सेल के ऊपर आपको कोशिका भित्ति देखने को मिलती है और वो किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की। तो एक बार हम क्विकली यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं। अगर एक टिपिकल फंगस की सेल को आप देखो तो सबसे बाहर की तरफ होती है सेल वॉल जो कि काइटिन की बनी हुई होती है। फंगस के जितने भी जो ग्रुप है उन सब की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है, लेकिन ओमाइसिटीज वर्ग के जो मेंबर है वह एक्सेप्शन है। ओमाइसिटीज वर्ग के मेंबर की जो कोशिका भित्ति होती है फंगस की वह सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, जो कि मैंने आगे वाली स्लाइड पर लिखी भी है। तो अगर हम सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले बाहर की तरफ सेल वॉल पाई जाती है जो कि काइटिन की बनी हुई होती है। सेल वॉल के जस्ट नीचे अगर आपको ये येलो कलर की लेयर दिखाई दे रही है तो ये हो गई इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली। फिर इसके अंदर वो सारे कोशिकांग पाए जाएंगे जो कि एक टिपिकल यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है जिसके अंदर की कोशिकांग सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर रहते हैं। सुविकसित केंद्रक पाया जाता है जो कि केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। इसके अलावा सुविकसित यहाँ पर हमें अंतरप्रदर्वी जालिका देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है जो कि टिपिकल यूकैरियोटिक टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फिर इसी साइटोप्लाज्म के अंदर हमें फंगस का या फिर कवक का संचित भोज्य पदार्थ देखने को मिलता है जो कि ग्लाइकोजन और ऑयल की फॉर्मेट के अंदर होता है। तो कोई आपसे पूछ ले कि कवक या फिर फंगस के अंदर संचित भोज्य पदार्थ कौन सी फॉर्मेट के अंदर पाया जाता है, तो वह किस फॉर्मेट के अंदर पाया जाता है? ग्लाइकोजन की फॉर्मेट के अंदर। किस फॉर्मेट में पाया जाता है? ग्लाइकोजन की फॉर्मेट के अंदर। इसके अलावा इनकी कोशिका के अंदर आपको एक लार्ज वैक्यूल भी देखने को मिलती है। तो सिंपल आपको याद रखना है यहाँ पर
कि फंगस जो होता है वह एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के कैरेक्टर्स को प्रदर्शित करता है, लेकिन इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि काइटिन की बनी हुई होती है। फिर आप बता देना कि इसके अंदर वो सारे कोशिकांग पाए जाते हैं जो कि एक यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। सिर्फ क्या नहीं पाया जाता, तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल या फिर जो प्लास्टिड होते हैं वो इनके अंदर नहीं पाए जाते, इसीलिए ये क्या नहीं कर सकता, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। ये चीज आपको क्लियर है? चलिए, अब इसकी जो हमने अभी कोशिका की संरचना पढ़ी एक टिपिकल फंगस की, वहां से कुछ की पॉइंट है जिनसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है। ये की पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो कोशिका भित्ति, सारे के सारे जो फंगस होते हैं इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है, जिसे हम फंगल सेल्यूलोज भी कहते हैं। लेकिन फंगस के अंदर जो ओमाइसिटीज वर्ग के जो मेंबर होते हैं, इन ओमाइसिटीज वर्ग के मेंबर की कोशिका भित्ति काइटिन की नहीं बनी हुई होती, यह सेल्यूलोज और ग्लूकेन से मिलकर बनी हुई होती है। किससे मिलकर बनी हुई होती है? सेल्यूलोज और ग्लूकेन से मिलकर बनी हुई होती है। तो स्पेशल याद रखना, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। ओमाइसिटीज वर्ग की एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि कवक के ओमाइसिटीज वर्ग के मेंबर की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है। फिर उसमें ऑप्शन आएगा काइटिन, सेल्यूलोज, तो आपको किसको टिक करना है? सेल्यूलोज को। फिर जो अर्लियर, सबसे अर्लीस्ट जो फंगस है जिन्हें हम स्लाइम मोल्ड्स के नाम से भी जानते हैं, इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, सीधी क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली, और उसके ऊपर एक प्रोटीन की बनी हुई पेलिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है। तो ये दो पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं। पहला, ओमाइसिटीज वर्ग के मेंबर के अंदर कोशिका भित्ति काइटिन की नहीं बनी हुई होती, और दूसरा जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो अब्सेंट होती है, उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यहीं पे अब हम काइटिन के बारे में एक दो पॉइंट और पढ़ लेते हैं। काइटिन जो होता है बच्चों, वह कार्बोहाइड्रेट है और एक पॉलीसैकेराइड है। कैसा है? एक पॉलीसैकेराइड है, मतलब यह 10 से ज्यादा मोनोमर से या फिर मोनोसैकेराइड की यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है। काइटिन जो होता है वह एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन जो कंपाउंड है, इस एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन की बहुत सारी यूनिट्स के आपस में मिलने से बना हुआ होता है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन की जो यूनिट्स होती है वह आपस के अंदर बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है और काइटिन का क्या करती है? फॉर्मेशन करती है। तो सिंपल याद रह जाएगा कि फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है, एक नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट कि फंजाई या फिर कवक के ओमाइसिटीज वर्ग की कोशिका भित्ति काइटिन की नहीं बनी हुई होती, वह सेल्यूलोज या फिर ग्लूकेन की बनी हुई होती है। तीसरा नंबर पॉइंट, स्लाइम मोल्ड्स के अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। फिर आपसे कोई पूछ ले कि काइटिन क्या है, तो आप बताना कि काइटिन जो है वह एक पॉलीसैकेराइड है। यह एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन के बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े होने के कारण बनी हुई एक पॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर है जिसे हम कवक का सेल्यूलोज कहते हैं। ये चीज क्लियर है? तो अब हमने फंजाई के जनरल कैरेक्टर के अंदर फंगस की जो सेल स्ट्रक्चर है, अभी मैं ये जो बना रहा था ना इसे फंगस के सेल, ये इसका सेप्टा हो गया और ये फंगस की कोशिका हो गई। तो ये कोशिका, एक टिपिकल कोशिका कैसी होती है उसके बारे में याद कर लिया। तो आपको याद रखना है कि यह एक टिपिकल यूकैरियोटिक कोशिका होती है, लेकिन इनके अंदर खुद का क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या फंगस गति कर सकते हैं? क्या फंगस एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रेवल करके जा सकते हैं? सिंपल, क्या कवक के अंदर मोबिलिटी या फिर मोटिलिटी पाई जाती है? तो इसका जवाब है कि कुछ फंगस के अंदर पाई जाती है और कुछ फंगस के अंदर नहीं पाई जाती। और मोस्टली जो मोटिलिटी होती है वो इनकी रिप्रोडक्टिव स्टेज में होती है। इनके जो स्पोर्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर वाटर के अंदर या ट्रेवल करने के अंदर क्या करते हैं? मदद करते हैं। अब ये जो मोटिलिटी होती है ये फ्लैजिला की वजह से होती है या फिर कक्षाभिका की वजह से होती है। फ्लैजिला या फिर जो कक्षाभिका होती है यह एक पूंछ जैसी संरचना होती है, चाबुक जैसी संरचना होती है, जो कि स्पोर को क्या करती है? फॉर एग्जांपल के लिए स्पोर है, ये पूंछ जैसी संरचना है, तो इसको मूवमेंट कराने का क्या करती है? यह कार्य करती है। अब अभी मैंने एक चीज कही कि सिर्फ कुछ फंगस के पूरे लाइफ साइकिल के अंदर थोड़ी बहुत ये मोटिलिटी देखने को मिलती है।
तो अब यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम के अंदर और आपके बीएससी के सिलेबस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको याद रखनी है। अगर बच्चों हम हायर फंजाई की बात करें, एग्जाम्पल के लिए एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, इन वर्ग के अंदर पाए जाने वाली जो फंजाई होती है उनके पूरे जीवन चक्र के अंदर कोई भी गतिशील कोशिका नहीं होती। इसका मतलब ये जो हायर फंगस है, एग्जाम्पल के लिए एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग के मेंबर, ये अपनी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल के अंदर नॉन मोटाइल होते हैं, किसी भी प्रकार की फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। जबकि जो लोअर फंगस है, एग्जाम्पल के लिए फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज वर्ग के जो मेंबर्स होते हैं उनकी मोस्टली जो रिप्रोडक्टिव कोशिकाएं होती है, उनके जो गैमेट्स होते हैं या फिर उनके जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मोटाइल होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही याद रखना है आपको कि फंगस के सभी ग्रुप्स के अंदर मोटिलिटी नहीं पाई जाती, सिर्फ जो लोअर फंगस है, एग्जाम्पल के लिए फाइकोमाइसिटीज वर्ग के मेंबर, सिर्फ इनके रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर मोस्टली गैमेट के अंदर और एसेक्सुअल स्पोर के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, मोटिलिटी देखने को मिलती है। हायर फंगस एग्जाम्पल के लिए एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, इनके पूरे लाइफ साइकिल के अंदर किसी भी प्रकार की मोटिलिटी देखने को नहीं मिलती। फिर जिसके अंदर मोटिलिटी देखने को मिलती है, एग्जाम्पल के लिए फाइकोमाइसिटीज के अंदर, तो मोटिलिटी कैसे होती है, तो मोटिलिटी होती है फ्लैजिला की वजह से या फिर कक्षाभिका की वजह से। अब इस इमेज को देखो, ध्यान से देखो, एग्जाम्पल के लिए ये इसका गैमेट हो गया, इस गैमेट के ऊपर ये जो चाबुक जैसी संरचना दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं कक्षाभिका, इसे हम क्या कहते हैं, कक्षाभिका, या फिर इंग्लिश के अंदर हम इसे कहते हैं फ्लैजिला। ये जो फ्लैजिला होती है यह टिपिकल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाने वाली फ्लैजिला होती है, जिसके अंदर 9+2 का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। मतलब क्या हुआ कि पेरिफेरी के अंदर टोटल 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और अंदर की तरफ 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और ये आपस के अंदर ऐसे जुड़े हुए होते हैं। ये चीज क्लियर है। अब फ्लैजिला दो प्रकार की होती है। अगर फ्लैजिला मान लो स्मूथ है, जैसे इस इमेज को देखो बच्चों, ध्यान से देखो, इस इमेज के ऊपर जो फ्लैजिला स्मूथ है तो इसे हम विप्लेश टाइप की या फिर एक्रोनिमेटिक टाइप की या फिर चिकनी सतह वाली फ्लैजिला कहते हैं। और दूसरी तरफ हमें ऐसी फ्लैजिला देखने को मिलती है जिसमें ये जो फ्लैजिला होती है इसके ऊपर छोटे छोटे रोम जैसी या फिर बाल जैसी सदृश संरचना होती है। इन छोटे छोटे या फिर ये जो रोम या फिर जो बाल जैसी संरचनाएं आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं मैस्टिगोनीम्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, मैस्टिगोनीम्स। और इस प्रकार की फ्लैजिला जिसके ऊपर मैस्टिगोनीम्स पाई जाती हैं उसको हम टिंसल या फिर पेंटोनिमेटिक टाइप की फ्लैजिला कहते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर है। फंजाई के अंदर मोटिलिटी, जनरल कैरेक्टर के अंदर तो क्या याद रखना है, मोटिलिटी सभी फंगस में नहीं पाई जाती, सिर्फ लोअर फंगस में पाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए फाइकोमाइसिटीज वर्ग के मेंबर। हायर फंगस एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग के मेंबर के अंदर मोटिलिटी नहीं पाई जाती। फिर आपको याद रखना है कि ये जो मोटिलिटी होती है या फिर जो गतिशीलता होती है यह फ्लैजिला की वजह से होती है। ये जो फ्लैजिला होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। ऐसे फ्लैजिला जिसके ऊपर किसी भी प्रकार के रोम जैसे या फिर बाल जैसी संरचना मैस्टिगोनीम्स नहीं पाई जाती, उस फ्लैजिला को हम कहते हैं विप्लेश टाइप की या फिर एक्रोनिमेटिक टाइप की फ्लैजिला। और ऐसी फ्लैजिला जिसके ऊपर छोटे छोटे रोम या फिर बाल जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं टिंसल या फिर पेंटोनिमेटिक टाइप की फ्लैजिला। और इसके ऊपर पाए जाने वाली ये रोम या फिर जो बाल जैसी संरचनाएं होती है इन्हें हम कहते हैं मैस्टिगोनीम्स। क्या बोलते हैं, मैस्टिगोनीम्स। तो जनरल कैरेक्टर के अंदर हमने हैबिटेट देख लिया, मेन बॉडी देख ली। मेन बॉडी के बाद में हमने फंगस की टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर देख ली। फिर हमने समझा कि फंजाई के अंदर मोटिलिटी कैसे होती है और किन किन में होती है और किन किन में नहीं होती। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे बच्चों जिसका नाम है मॉडिफिकेशन ऑफ माइसीलियम। क्या नाम है बच्चों, मॉडिफिकेशन ऑफ माइसीलियम। मॉडिफिकेशन से मेरा मतलब है बच्चों, देखो सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तो क्या हो गई, हाइफी। फिर जब वो नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है तब हम उसे क्या कहते हैं, माइसीलियम। अब ये जो माइसीलियम होता है वह अलग अलग फंगस के अंदर कई बार अलग अलग प्रकार की स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है
और कुछ विशिष्ट संरचनाएं बनाता है। अब हम उनके बारे में समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए कई बार ये जो फंगस का जो हाइफी होता है वह आपस में ऐसे पैरेलल एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। जैसे इसको ऐसे समझो, ये फंगस का एक हाइफी है, फिर ये दूसरा हाइफी है, फिर ये तीसरा हाइफी है, फिर ये चौथा हाइफी है। लेकिन इसमें हर फंगल की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। अगर आप इन रेशो को पकड़ के अलग करोगे तो इजीली क्या हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार की संरचना जिसमें फंगल हाइफी एक दूसरे के पैरेलल या फिर समानांतर रखे हुए होते हैं या फिर समानांतर स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर रहते हैं, ये हाइफी एक दूसरे के अंदर बहुत टाइटली गुथे हुए नहीं होते, बहुत ढीले बुने हुए होते हैं। और हर फंगल हाइफी की अपनी एक व्यक्तिगत पहचान होती है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। तो इस प्रकार का जब हमें माइसीलियम देखने को मिलता है तो उसे हम कहते हैं प्रोसेनकाइमा। प्रोसेनकाइमा टाइप का क्या बनाता है, यह है माइसीलियम। फिर दूसरा स्यूडोपेरेन्काइमा। अब यहां पर देखो क्या हो रहा था कि फंगस के जो माइसीलियम है वो टाइटली अरेंज नहीं है। अब यही फंगस का जो माइसीलियम है, मान लो कि यहां पर ऐसे टाइटली अरेंज हो जाए और ऐसे गुथ कर एक ऐसी संरचना बताए जिसके अंदर हर फंगल की अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी खत्म हो जाए। आप उस रेशे या फिर धागे को अलग से सेपरेट नहीं कर सकते। तो अगर इस प्रकार का टाइटली पैक्ड माइसीलियम है जिसके अंदर कवक तंतु पैरेलल तो अटैच है, लेकिन उनकी इतने टाइटली वो इंटरवोवन हो रखे हैं या फिर इतने टाइटली वो गुथे हुए हैं कि पर्टिकुलर हाइफी की अपनी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, तो इस प्रकार का मॉडिफिकेशन कहलाता है स्यूडोपेरेन्काइमा। क्या कहलाता है, स्यूडोपेरेन्काइमा। हिंदी के अंदर हम इसे कहते हैं आभासी मृदु उत्तक। कि प्लांट के अंदर जैसे पेरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है, कुछ उस प्रकार की संरचना हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर जो फंगल हाइफी होते हैं वह घनिष्ठता से बुने हुए होते हैं और हर फंगल हाइफी अपनी व्यक्तिगत पहचान को खो देता है। फिर तीसरा प्रकार का जो हमारा मॉडिफिकेशन है बच्चों, वो है स्क्लेरोशियम। क्या नाम है, स्क्लेरोशियम, जिसे हम हिंदी के अंदर कहते हैं कवक जालिका। क्या बोलते हैं, कवक जालिका। इसमें क्या होता है कि फंगल का जो हाइफी होता है वह आपस में गुथ करके एक सघन गोलाकार कॉम्पैक्ट संचय जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है। बेसिकली ये फॉर्मेशन फंगस तब करता है जब उसको रेस्टिंग स्टेज के अंदर जाना हो। जब उसको किसके अंदर जाना हो, सामान्यतः रेस्टिंग स्टेज के अंदर। एग्जांपल ऐसे समझो कि जैसे सपोज करो ये कोई प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर सपोज करो ये कोई फ्लावर था और यहाँ पर इस फंगस ने इन्फेक्शन कर रखा था। अब कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि इस फंगस ने अपने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो बनाए थे, लेकिन अगर इसको सरवाइव करना है तो ये फंगस क्या करेगा, बहुत डेंसली यहाँ पर इकट्ठा होके एक ब्लैकिश स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और अब ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को यहाँ पर मिनिमाइज कर देगा, पोज कर देगा और दिखने में आपको यहाँ पर एक ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ये जो ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर होती है ये कहलाता है स्क्लेरोशियम। क्या कहलाता है, स्क्लेरोशियम। ये फंगस की बेसिकली एक रेस्टिंग स्टेज होती है, वो अपने सर्वाइवल के लिए इसको क्या करता है, यूज करता है। फिर कई बार माइसीलियम के जो हाइफी होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में टाइटली अरेंज होकर के जड़ जैसी संरचना बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, जड़ जैसी संरचना। इसे हम हिंदी में कहते हैं जड़ भृत और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं राइजोमोर्फ। क्या बोलते हैं, राइजोमोर्फ। मतलब कि जब फंगल हाइफी अपनी व्यक्तिगत पहचान खो दे और आपस में बुनकर के एक जड़ जैसी स्ट्रक्चर बनाए और सारे के सारे फिर फंगल हाइफी एक यूनिट की तरह कार्य करे, तो इस जड़ जैसी बनी हुई संरचना वाले माइसीलियम को हम कहते हैं राइजोमोर्फ। क्या बोलते हैं, राइजोमोर्फ। तो चारों में डिफरेंस समझ में आ गया। प्रोसेनकाइमा पैरेलल हाइफी अटैच होते हैं, इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, ढीले रूप से बुने हुए होते हैं। स्यूडोपेरेन्काइमा पैरेलल अटैच होते हैं लेकिन बहुत टाइटली बुने हुए होते हैं और हर फंगल हाइफी की अपनी आइडेंटिटी नहीं होती। स्क्लेरोशियम, जब फंगल माइसीलियम को सर्वाइवल करना होता है, रेस्टिंग स्टेज में जाना होता है, तो उस समय जो बनने वाली संरचना होती है वो क्या कहलाती है, स्क्लेरोशियम। फिर हमने पढ़ा कि कई बार फंगल का जो माइसीलियम होता है वह जड़ जैसे एक स्ट्रक्चर बना लेता है, हर फंगल हाइफी अपनी आइडेंटिटी उसमें खो देता है और ये पूरे फंगल हाइफी मिलकर के एक यूनिट की तरह कार्य करते हैं। इसको हम बोलते हैं राइजोमोर्फ। क्या बोलते हैं बच्चों, राइजोमोर्फ। तो ये हमारे ऑलरेडी हमने भी 4 मॉडिफिकेशन पढ़े माइसीलियम के।
अब हम पांचवा मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं बच्चों, जिसका नाम है एप्रेसोरियम। क्या नाम है? एप्रेसोरियम। अब इस इमेज को देखो बच्चों, ध्यान से देखो। यह एक लीफ की स्ट्रक्चर है और ये लीफ की एपिडर्मिस हो गई। एपिडर्मिस के ऊपर ये यहाँ पर स्टोमेटा हो गया और लीफ के एपिडर्मिस के जस्ट नीचे ये यहाँ पर हो गया मेसोफिल सेल। क्या हो गया? मेसोफिल टिश्यू, मतलब फोटोसिंथेटिक प्लांट की सेल्स। अब देखो यहाँ पर ये स्पोर है फंगस के, ये जर्मिनेट हुए। जर्मिनेट होने के बाद में इन्होंने स्टोमेटा से एंट्री करी और अब यह इस प्लांट को संक्रमित करने लग गए। अब यह इस प्लांट को क्या करने लग गए बच्चों? संक्रमित करने लग गए। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, ये जो जर्म ट्यूब है ये यहाँ पर स्टोमेटा से एंट्री करते टाइम यहाँ पर एक फूल करके गांठ जैसी संरचना बना रही है। ये जो फूली हुई गांठ जैसी नोबनुमा जो संरचना होती है यह कहलाती है एप्रीसोरियम। यह क्या कहलाती है? एप्रीसोरियम। अब ये माइसीलियम क्यों करता है ऐसा? ताकि अगर हवा चले, पत्ती हिले डुले, तो भी ये जो अंदर बना हुआ ये जो कवक जाल है यह बाहर ना निकल जाए। तो और ये जो माइसीलियम है यह डीपली क्या कर सके? इसको पेनिट्रेट कर सके। तो सिंपल याद रह जाएगा एप्रीसोरियम। एप्रीसोरियम क्या होता है? जब स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं तो जो जर्म ट्यूब होती है, जो जननलिका होती है, इसका आगे वाला सिरा फूल करके एक गांठनुमा संरचना बनाता है। यह क्या कहलाता है? एप्रेसोरियम। यह क्या कहलाता है बच्चों? एप्रेसोरियम। ये चीज क्लियर है? अगला विशेष स्ट्रक्चर माइसीलियम का मॉडिफिकेशन है, उसका नाम है होस्टोरिया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चूषकांग। इधर देखो अब ये एक प्लांट की कोशिका है, ठीक है? ये हमारा फंगल का हाइफी है। अब फंगस के हाइफी के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनके पास क्लोरोफिल तो होता नहीं है, तो ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। तो ये फंगल हाइफी क्या करता है? इस प्लांट की कोशिका को पेनिट्रेट करके और एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाता है और फिर इस प्लांट की कोशिका से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। कुल मिलाकर के यह क्या करता है? इंट्रासेल्यूलर एक स्ट्रक्चर बनाता है, कोशिका को भेद करके एक स्ट्रक्चर बनाता है। इसको हम कहते हैं होस्टोरियम या फिर चूषकांग। तो ये कोशिका के अंदर भेदने के बाद में ये जो स्ट्रक्चर जिससे फंगस क्या करता है? न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, ये क्या कहलाता है? होस्टोरियो या फिर चूषकांग। ये चीज क्लियर है? तो जनरल कैरेक्टर में हमने माइसीलियम के मॉडिफिकेशन पढ़े। मॉडिफिकेशन में हमने प्रोसेनकाइमा, स्यूडोपेरेनकाइमा, स्क्लेरोशियम और राइजोमोर्फ पढ़ा। इसके बाद में हमने एप्रेसोरियम पढ़ा और होस्टोरिया पढ़ा। अब दो एक मॉडिफिकेशन और बच गए, उनको भी हम समझ लेते हैं। एक है फंगल ट्रैप्स या फिर जिसे हम स्नेयर्स भी बोलते हैं। तो जो प्रीडेशियस फंगस होती है जो कि दूसरे जीवों को पकड़ करके उनके ऊपर ऐसे एंजाइम का सिक्रेशन करती है ताकि उनकी जो कोशिका भित्ति वगैरह होती है वो डिग्रेड हो जाए और जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्मेट के अंदर टूट जाए। तो ये फंगस एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम बोलते हैं फंगल ट्रैप्स। क्या बोलते हैं? फंगल या फिर हाइफल ट्रैप्स। मोस्टली जो निमेटोड्स होते हैं उनको पकड़ने के लिए फंगस क्या होती है? फॉर एग्जांपल के लिए देखो, ये कवक का माइसीलियम है, तो ये इस प्रकार का एक फंदेनुमा संरचना बना लेता है माइसीलियम, जो क्या कहलाता है? हाइफल ट्रैप। इसके अलावा एक मॉडिफिकेशन और होता है जिसका नाम है स्ट्रोमेटा। क्या नाम है? स्ट्रोमेटा। तो माइसीलियम की एक धागों से बनी हुई घनी गद्देदार या फिर कुशन जैसी संरचना होती है जिसे हम स्ट्रोमेटा कहते हैं। स्ट्रोमेटा का मुख्य जो कार्य होता है वह प्रजनन अंगों को सहारा देने का होता है। जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है, एग्जाम्पल के लिए जैसे पेरिथीसियम होगी, एपोथीसियम हो गई, इनका जो बेस होता है उसको सपोर्ट देने के लिए जो माइसीलियम मॉडिफाइड होकर के कुशनिंग स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमेटा। क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रोमेटा। और कई बार विषम परिस्थितियों के अंदर यह स्ट्रोमेटा जो होता है वह फंगस को सर्वाइवल के अंदर भी क्या करता है? हेल्पफुल करता है। तो फंगस माइसीलियम के ये जो हमने 8 या 9 प्रकार के मॉडिफिकेशन पढ़े, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर ये सीधा आ जाता है कि, या फिर 4 मार्क्स के अंदर या फिर 8 नंबर के क्वेश्चन के अंदर सीधा आ जाता है कि कवक या फिर फंजाई के माइसीलियम के मॉडिफिकेशन को समझाइए। तो उसमें आपको ये जितने भी जो 8 प्रकार थे इनकी डेफिनेशन लिखनी है, इनके की पॉइंट्स लिखने हैं और इनका डायग्राम बनाना है। बहुत इजी है।
अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, नहीं तो अगर आप इसको देखोगे तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। और लगभग सारे नोट्स मैंने ऑलरेडी पीपीटी के अंदर डाल रखे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर खुद के नोट्स बनाना, उनको लिखना, आपको बहुत इजीली ये सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। अब देखो बच्चों, जनरल कैरेक्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि फंजाई का वितरण क्या होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि फंजाई की बॉडी कैसी होती है। बॉडी में हमने हाइफी और माइसीलियम के बारे में समझा, हमने सेप्टेट और एसेप्टेट माइसीलियम के बारे में समझा। उसके बाद में हमने एक टिपिकल फंगस की जो सेल होती है उसके बारे में समझा। उसके बाद में बच्चों हमने फंगस के जो माइसीलियम है उसका मॉडिफिकेशन समझ लिया, और इससे पहले हमने ये भी समझ लिया है कि फंगस के अंदर मोटिलिटी कैसे होती है, कैसे फ्लैजिला के द्वारा जो होता है ये मोटाइल होता है और कौन कौन से एक्सेप्शन है। अब हम समझेंगे कि फंगस या फिर जो कवक है या फिर जो फंजाई है वो अपना पोषण कैसे प्राप्त करती है। क्योंकि हमें पता है कि जैसे जंतु अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, वैसे ही फंगस भी प्राप्त करती है। क्यों? ये है तो यूकैरियोटिक, लेकिन इनके अंदर क्या है? क्लोरोफिल नहीं है। इसका मतलब यह है खुद का भोजन खुद नहीं बना सकती। तो अब हम समझेंगे कि जो फंगस होती है या फिर जो फंजाई होती है वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करती है। तो फंजाई या फिर जो कवक होते हैं बच्चों, यह परपोषी या फिर विषमपोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर खुद का क्लोरोफिल नहीं होता। यह या तो पैरासाइट के रूप में या सेप्रोफाइट के रूप में या सिम्बायोंट के रूप में, मतलब परजीवी किसी दूसरे सजीव जीव के ऊपर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। या फिर कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो सड़े गले मृत कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो दूसरे जीवों के साथ एक सहजीवी संबंध बनाते हैं, जिससे कवक को भी फायदा होता है और जो दूसरा जीव जो कि कवक के साथ सहजीवी संबंध बनाता है उसको भी क्या होता है? दोनों म्यूचुअली बेनिफिट होते हैं। तो फंगस के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो तीन प्रमुख प्रकार से होता है, परजीवी फॉर्मेट के अंदर, मृतोपजीवी फॉर्मेट के अंदर और सहजीवी फॉर्मेट के अंदर। अब हम इनको समझते हैं एक एक करके, तीनों प्रकार के न्यूट्रिशन टाइप को। तो परजीवी से मतलब क्या हुआ? चाहे जीवित पौधा हो चाहे जीवित जंतु हो, उससे पोषण प्राप्त करना। उससे क्या होगा? अगले पौधे को तो नुकसान होगा लेकिन फंगस को क्या होगा? फायदा होगा। तो ये क्या कहलाता है? परजीविता। तो फंगस जो होता है, कुछ फंगस परजीवी के रूप में अपना क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। लिविंग प्लांट या फिर जंतु से अपना क्या करते हैं? वो पोषण प्राप्त करते हैं। अब ऐसे फंगस जो सिर्फ जीवित पौधे या फिर जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें हम कहते हैं अविकल्पी परजीवी। इंग्लिश के अंदर हम उन्हें कहते हैं ओब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है? ऐसे फंगस जो सिर्फ पूर्णतः जीवित पौधे या फिर जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करने के लिए क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकल्पी परजीवी। एग्जाम्पल इनके याद रखना, रेवेनेलिया और पक्सीनिया। जबकि कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो सामान्यतः जीवित पौधे और जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर उन्हें लिविंग होस्ट उनका नहीं मिलता है तो वो सर्वाइवल के लिए मृत या फिर जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उससे भी अपना पोषण प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं विकल्पी परजीवी। इंग्लिश के अंदर हम इन्हें कहते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। एग्जाम्पल याद रखना, अस्टिलागो और टोलिपोस्पोरियम। तो न्यूट्रिशन में सबसे पहला हमने कौन सा पढ़ा? परजीवी। परजीवी का मतलब जो जीवित पौधे या फिर जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करे, ऐसे फंगस न्यूट्रिशन के लिए। फिर हमने पढ़ा कि परजीवी दो प्रकार के होते हैं, जो सिर्फ जीवित से प्राप्त करे तो अविकल्पी परजीवी, और जो जीवित के साथ साथ सड़े गले और मृत कार्बनिक पदार्थों से भी अपना पोषण प्राप्त करे तो फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो परजीवी या फिर पैरासाइट कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। ओब्लिगेट, ओब्लिगेट का मतलब होता है बाध्यता। ऐसे के ऊपर बाध्य है कि अगर उनको लिविंग उनका होस्ट नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो पैरासाइट दो प्रकार के हो गए, ओब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट। इनकी डेफिनेशन याद रखना और इनका एग्जाम्पल याद रखना। फिर दूसरे प्रकार का जो न्यूट्रिशन होता है फंगस के अंदर वो होता है मृतोपजीवी। मतलब ये जो फंगस होते हैं ये जो सड़े गले डेड जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कवक। फिर ये भी दो प्रकार के होते हैं, ऐसे फंगस जो पूर्णतया केवल मृत कार्बनिक पदार्थों से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उनको तो हम बोलते हैं अविकल्पी मृतोपजीवी। इंग्लिश के अंदर हम इसे कहते हैं ओब्लिगेट सेप्रोफाइट।
एग्जाम्पल के लिए म्यूकर म्यूसिडो। जबकि कुछ फंगस, कुछ सेप्रोफाइट्स ऐसे होते हैं जो सामान्य तो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर उन्हें डेड ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं मिलता तो वह जीवित जीवों से भी अपना क्या कर सकते हैं, पोषण प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। मतलब इनके पास ऑप्शन है कि अगर इन्हें मृत कार्बनिक पदार्थ नहीं मिला तो यह जीवित जीवों से भी अपना क्या कर सकते हैं, पोषण प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए फ्यूजेरियम हो गया, पिथियम हो गया। तो सेप्रोफाइट्स याद रहेंगे। सेप्रोफाइट का हिंदी में क्या होता है, मृतोपजीवी। मतलब ये सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से, डेड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे क्या करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, ओब्लिगेट सेप्रोफाइट और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। इसको आप सेप्रोफाइट पढ़ना। तो सेप्रोफाइट या फिर मृतोपजीवी भी दो प्रकार के हो गए, अविकल्पी मृतोपजीवी और विकल्पी मृतोपजीवी। तो दो तो आपको क्लियर है, पैरासाइट और सेप्रोफाइट। इनके एग्जाम्पल याद रखना। पैरासाइट भी फिर दो प्रकार के हो गए, ओब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऐसे ही सेप्रोफाइट या फिर मृतोपजीवी भी दो प्रकार के हो गए, ओब्लिगेट सेप्रोफाइट और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। अब लास्ट हमारा जो न्यूट्रिशन का टाइप बचा है फंगस के अंदर, वो है सिम्बायोसिस का या फिर सहजीविता का। ये आपको देखने को मिलता है मोस्टली लाइकेन के अंदर। अगर आप नेचर के अंदर जाओ तो आपको पत्थर के ऊपर ऐसे चिपकी हुई संरचना दिखाई देगी, ये बच्चों लाइकेन होते हैं। अब लाइकेन में क्या होता है, लाइकेन के अंदर फंगस यानी कि हमारा कवक और शैवाल यानी कि हमारा एल्गी, ये दोनों मिलकर के रहते हैं। अब एल्गी क्या होती है, इनके पास क्लोरोफिल होता है, इसका मतलब ये क्या कर सकती है, फोटोसिंथेसिस। और फंगस क्या होते हैं, तो फंगस हेल्प करते हैं इस एल्गी को जल और खनिज लवणों के अवशोषण के अंदर। इसके अलावा इन एल्गी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। एल्गी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये सिम्बायोसिस फॉर्मेट के अंदर रह रहे हैं। यह कवक शैवाल को नुकसान नहीं पहुंचाता और शैवाल कवक को नुकसान नहीं पहुंचाता। फंगस कुछ चीजें शैवाल को अवेलेबल कराता है ताकि वह प्रॉपर रूप से फोटोसिंथेसिस कर सके, और फिर शैवाल जो फूड का सिंथेसिस करता है उसमें से वह किसको दे देता है, थोड़ा फंगस को। तो दोनों आपस में क्या रहते हैं, मिल बांट करके रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये चीज समझाने की कोशिश की कि ये जो फंगस होता है, ये जो कवक होता है, वह अलग अलग प्रकार से क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। कुछ फंगस पैरासाइट परजीवी फॉर्मेट के अंदर होते हैं, कुछ जो फंगस होते हैं वह मृतोपजीवी होते हैं, और कुछ जो फंगस होते हैं वह सहजीवी होते हैं। फिर इनके एग्जाम्पल हमने पढ़े। एग्जाम्पल कौन कौन से पढ़े, ओब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट में हमने पढ़ा रेवेलेनिया और पक्सीनिया। फैकल्टेटिव पैरासाइट में हमने पढ़ा अस्टिलागो और टोलिपोस्पोरियम। फिर हमने पढ़ा कि कुछ जो फंगस होते हैं वह सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। फिर ये दो प्रकार के होते हैं, ओब्लिगेट सेप्रोफाइट अविकल्पी मृतोपजीवी और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट या फिर विकल्पी मृतोपजीवी। फिर हमने पढ़ा सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस के अंदर एक तो मैंने आपको बताया जिसके अंदर कवक जो होता है वह शैवाल के साथ सिम्बायोसिस करता है, शैवाल के साथ वह सहजीविता दिखाता है और किसका फॉर्मेशन करता है, लाइकेन का। जबकि बहुत सारे जो फंगस होते हैं वह हायर प्लांट्स की जो जड़ होती है उसके साथ सिम्बायोसिस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, माइकोराइजा का। किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं बच्चों, माइकोराइजा का। तो लाइकेन और कवक मूल ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, सिम्बायोसिस का या फिर सहजीविता का। अब तक बच्चों हमने फंगस के बारे में ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें पढ़ ली। हमने पढ़ लिया कि फंगस कहाँ पाए जाते हैं, इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसे होती है, इनके अंदर मोबिलिटी कैसे होती है। फिर हमने पढ़ा कि हाइफी और माइसीलियम क्या होता है। उसके साथ साथ हमने पढ़ा कि फंगल माइसीलियम का मॉडिफिकेशन कैसा होता है। फिर उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ ली, वो था कि फंगस के अंदर न्यूट्रिशन या फिर फंगस अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है। अब एक लास्ट चीज रह गई, तो आपने उसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है कि एक फंगस या फिर जो फंजाई होता है वह रिप्रोडक्शन कैसे करता है, वह जनन कैसे करता है और नई फंगस या फिर नई फंजाई को कैसे बनाता है। तो फंजाई या फिर कवक के अंदर बच्चों तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कायिक जनन भी पाया जाता है,
अलैंगिक जनन भी पाया जाता है और इसके साथ साथ इनके अंदर लैंगिक जनन भी पाया जाता है। तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। चूंकि हम अभी सिर्फ जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर इनको एक ओवरव्यू के फॉर्मेट के अंदर पढ़ेंगे। आगे की क्लास के अंदर जैसे जैसे हम एक एक फंगस को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे तब ये जो रिप्रोडक्शन है आपको और ज्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा। पर हम एक ओवरव्यू समझ रहे हैं कि ओवरऑल जो पूरा का पूरा ग्रुप है फंगस या फिर फंजाई, उसके अंदर जनन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों कायिक जनन के बारे में। कायिक जनन से मेरा मतलब कैसा है कि जैसे ये सिंपल माइसीलियम है फंगस का, हाइफी है। ये हाइफी या तो मान लो जैसे इतना सा पार्ट इसका टूट के गिर गया और गिरने के बाद में फिर ये जर्मिनेट होकर के नया माइसीलियम बना रहा है। तो बेसिकली किसी प्रकार की अलैंगिक और लैंगिक संरचनाओं का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। सिंपल जो उसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, जो उसका वेजिटेटिव माइसीलियम है, वही क्या कर रहा है यहाँ पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बना करके वही एक अलग से माइसीलियम का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। अब कायिक जनन विखंडन के द्वारा होता है। विखंडन का मतलब है कि ये किसी भी कारण से मान लो ये फंगस का हाइफी टूट गया, टूट के गिर गया या दूसरी जगह पर चला गया तो वो ग्रो करके वापस क्या बना लेता है, नया माइसीलियम। तो यही कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल के लिए राइजोपस के अंदर, म्यूकर के अंदर, एस्परजिलस के अंदर, अल्टरनेरिया के अंदर। फिर दूसरा वेजिटेटिव या फिर कायिक प्रजनन होता है द्विविभाजन या फिर मुकुलन के द्वारा। सामान्यतः ये हमें देखने को मिलता है यीस्ट के अंदर। अब एग्जाम्पल के लिए सपोज करो जैसे ये यीस्ट है। अब इस यीस्ट में क्या होता है बच्चों, जैसे सपोज करो ये यीस्ट है। अब इस यीस्ट में क्या होता है कि जैसे ये वाला हिस्सा है, ये यहां से फूल करके एक बड फॉर्मेट के अंदर आ जाता है। अब इसके अंदर जो केंद्रक था उसके अंदर विभाजन होता है और एक केंद्रक इसके अंदर चला गया और कोशिका द्रव्य इसके अंदर चला गया। अब ये जो बड है इसे हम कहते हैं मुकुल। ये बड जब टूट के गिर जाती है तो वापस एक नया क्या बना लेती है, यीस्ट बना लेती है। तो ये कायिक जनन हो गया। ऐसे यीस्ट के अंदर फिजन या फिर विखंडन होता है। उसके अंदर सपोज करो कि जैसे ये कोई एक कोशिका है, इसके अंदर एक खांच का निर्माण होता है और फिर ये पूरा का पूरा पट का फॉर्मेशन हो जाता है और दो कोशिका बन जाती है। तो ये सिंपल क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होता है, किसी प्रकार की अलैंगिक या फिर लैंगिक संरचनाओं का निर्माण नहीं होता। एग्जाम्पल विखंडन के द्वारा, फिशन के द्वारा या फिर बडिंग के द्वारा क्या होता है, फंजाई के अंदर कायिक जनन होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज है अलैंगिक और लैंगिक जनन। तो फंजाई के अंदर बच्चों जब ऑप्टिमम कंडीशन होती है, फेवरेबल कंडीशन होती है, उस समय फंजाई के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली दो प्रकार की विशिष्ट संरचनाओं के द्वारा होता है। एक तो है कोनिडिया, एक तो क्या है बच्चों, कोनिडिया, और दूसरा है स्पोर। दूसरा क्या है, स्पोर। अब इन दोनों को समझते हैं, देखो क्या होता है। सपोज करो ये कोई माइसीलियम था, ठीक है, ये इसके सेप्टा हो गए और ये माइसीलियम है। इस माइसीलियम का एक जो स्ट्रक्चर होता है ये से ऊपर की तरफ होकर के बड़ा हो जाता है। अगर इसके ऊपर कोनिडिया लगता है तब तो हम इसे कहते हैं कोनिडियोफोर, इस माइसीलियम के इस वाले पर्टिकुलर तंतु को। फिर इसकी टिप के ऊपर क्या होता है कि यहां पर एक ऐसी स्ट्रक्चर लगती है जिसको हम कहते हैं कोनिडियम। फिर इस कोनिडियम के ऊपर एक्सोजिनसली ऐसे कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। ये जो कोनिडिया होते हैं ये टूट के गिर जाता है, फिर इस कोनिडिया के अंदर जर्म ट्यूब बनती है और फिर से एक नया माइसीलियम यहां पर बन जाता है। तो ये तो क्या हो गया आपका कोनिडिया। दूसरी तरफ सपोज करो यही मेरे पास एक माइसीलियम है, यही मेरे पास क्या है बच्चों, एक माइसीलियम। अब इस माइसीलियम का ये जो ऊपरी हिस्सा होता है ये फूल करके एक ऐसी स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं बच्चों, स्पोरेंजियम। अब ये स्पोरेंजियम जिस माइसीलियम के ऊपर लगा हुआ रहता है इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। हिंदी में इसको बोलते हैं बीजाणु धानी धर, और स्पोरेंजियम को हिंदी में हम कहते हैं बीजाणुधानी। इस बीजाणुधानी के अंदर बनते हैं बीजाणु। इस बीजाणुधानी के अंदर बनते हैं क्या है, बीजाणु। अब देखो अभी तक जो पढ़ा एक बार उसको वापस भूल जाओ, मैं आपको फिर से समझाता हूं। फंगस के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मुख्यतः दो प्रकार की संरचनाओं के द्वारा होता है। एक तो होता है कोनिडिया के द्वारा, एक होता है बीजाणु के द्वारा।
टर्म्स याद करना बहुत आसान है। फंगस का ये माइसीलियम, इसके ऊपर कोनिडियम लगता है, तो कोनिडियम धर, कोनिडियम जिसके ऊपर धरा हुआ होता है, रखा हुआ होता है, वो कवक का तंतु क्या कहलाता है? कोनिडियम धर। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? कोनिडियम। और कोनिडियम के ऊपर क्या लगे हैं? यहां पर कोनिडियम। सिंपल। अब आ जाओ बीजाणु की तरफ। ये क्या हो गया? सिंपल माइसीलियम। माइसीलियम का एक हिस्सा यहां पर ऐसे ऊपर हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियोफोर, बीजाणुधानी धर। बीजाणुधानी यहां पर क्या हुई है? धरी हुई है, रखी हुई है। सिंपल। अब ये जो बीजाणुधानी है, इसके अंदर क्या रखे हुए हैं? बीजाणु। अब ये बीजाणु जब गिरेंगे तो जर्मिनेट होकर के क्या बना देंगे? नया माइसीलियम। पर दोनों में डिफरेंस देखो, यहां पर कोनिडिया का जो फॉर्मेशन है वो एक्सोजीनसली या फिर बहिर्जात रूप से हो रहा है। बाहर की तरफ क्या लग रहे हैं? यहां पर कोनिडिया। बाहर की तरफ क्या लग रहे हैं बच्चों? यहां पर कोनिडिया। जबकि यहां देखो बीजाणु कहां लग रहे हैं? कोनिडियम के अंदर बन रहे हैं। तो मतलब एक डिफरेंस समझो, कोनिडिया का फॉर्मेशन एक्सोजीनसली होता है, जबकि स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वह एंडोजीनसली होता है। तो सिंपल, ये चीज क्लियर है? दोनों डायग्राम आपको समझ में आ गए? तो कोई आपसे पूछ रहे कि फंगस के अंदर अलैंगिक जनन किससे होता है? कोनिडिया के द्वारा और बीजाणुओं के द्वारा। कोनिडिया का फॉर्मेशन कोनिडियम के अंदर होता है, जो कि कोनिडियोफोर के ऊपर लगे हुए होते हैं। इनका जो फॉर्मेशन होता है वो बहिर्जात होता है। जबकि बीजाणु जो होते हैं यह स्पोरेंजियम या फिर बीजाणुधानी के अंदर लगते हैं, और बीजाणुधानी माइसीलियम के जिस के ऊपर रखी हुई होती है उसको हम बोलते हैं बीजाणुधानी धर। अब ये जो स्पोर होते हैं वह एक कोशिकीय भी हो सकते हैं या फिर बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। कोनिडिया का फॉर्मेशन एक्सोजीनसली बहिर्जात हो रहा था, जबकि बीजाणुओं का जो फॉर्मेशन होता है वह एंडोजीनसली होता है। अब स्पोर्स जो होते हैं वह अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर स्पोर के ऊपर फ्लैजिला उपस्थित होता है तब तो हम इसे जू स्पोर कहते हैं। अगर स्पोर के ऊपर फ्लैजिला अनुपस्थित होता है और नॉर्मल वह गोलाकार होता है, नॉन फ्लैजिलेट होता है, तब हम इसे एप्लानोस्पोर बोलते हैं। तब हम इसे क्या बोलते हैं? अप्लेनोस्पोर बोलते हैं। फिर अगर मान लो कि ये स्पोर बहुत डेंस मटेरियल के अंदर है, स्पेशली अस्टिलागो के अंदर, तब हम इसे क्लेमाइडोस्पोर कहते हैं। तब हम इसे क्या कहते हैं? क्लेमाइडोस्पोर। और छोटे छोटे स्पोर जो कि कोलिबिया या फिर कोप्रिनस के अंदर पाया जाता है उसे हम कहते हैं ओइडिया। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ओइडिया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पोर्स है जो कि अलग अलग फंगस के अंदर अलग अलग बनते हैं और इनका नाम अलग अलग है। यहाँ पर आपको दो स्पोर का नाम मेनली याद रखना है। एक तो है हमारा जू स्पोर, एक तो कौन सा है बच्चों? जू स्पोर। जू स्पोर, जू का मतलब ही क्या हो गया कि इसके अंदर फ्लैजिला पाई जाती है और यह मोटाइल स्पोर होता है। और दूसरा आपको स्पोर का नाम याद रखना है एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर का क्या मतलब हुआ कि ये जो फंगस होते हैं यह नॉन फ्लैजिलेट होते हैं और मूवमेंट नहीं कर सकते। तो सिंपल याद रहेगा, फंगस के अंदर कायिक जनन पढ़ लिया, अलैंगिक जनन या तो कोनिडिया के द्वारा होता है या फिर स्पोर के द्वारा होता है। फिर स्पोर के हमने टाइप्स पढ़ लिए, जू स्पोर अगर उसके अंदर फ्लैजिला उपस्थित है, एप्लेनोस्पोर अगर उसके अंदर फ्लैजिला उपस्थित नहीं है। इसके अलावा दो स्पोर के नाम और हमने पढ़े, एक तो हमने पढ़े क्लेमाइडोस्पोर और दूसरा हमने पढ़ा ओइडिया। ठीक है, और कोनिडिया और स्पोर में बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया। ये कोनिडियोफोर के ऊपर लगते हैं, यह स्पोरेंजियोफोर के ऊपर लगते हैं। इनका डेवलपमेंट एक्सोजीनसली या फिर बहिर्जात होता है और इनका डेवलपमेंट एंडोजीनसली होता है। एक्सोजीनसली का मतलब समझ गए, जैसे ये कोनिडियोफोर है, कोनिडियोफोर के अंदर ये कोनिडियम हो गई तो ऐसे बाहर की तरफ लगते हैं। और एंडोजीनस का मतलब क्या हो गया, जैसे बीजाणुधानी है तो बाहर की तरफ नहीं लग करके अंदर की तरफ क्या बनते हैं, इसके अंदर स्पोर बनते हैं। तो स्पोर कैसे होते हैं? यहाँ पर एंडोजीनसली होते हैं। अब हमारा लास्ट जनन बचा है बच्चों फंगस के अंदर, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर लैंगिक जनन। अब हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ते हैं। लैंगिक जनन को पढ़े इससे पहले मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं। देखो कुछ फंगस ऐसे होते हैं बच्चों, जैसे इसका माइसीलियम हो गया, तो पूरा का पूरा माइसीलियम ही रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। इन फंगस को हम कहते हैं होलोकार्पिक फंगस। होलोकार्पिक फंगस मतलब पूरा का पूरा जो वेजिटेटिव माइसीलियम है वह रिप्रोडक्टिव माइसीलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जबकि कुछ फंगस ऐसे होते हैं जिनका माइसीलियम जो होता है
उसका सिर्फ एक पार्ट रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। इस फंगस को हम कहते हैं यूकार्पिक फंगस। क्या कहते हैं बच्चों? यूकार्पिक फंगस। मतलब इनमें जो वेजिटेटिव माइसीलियम होता है वह पूरा रिप्रोडक्टिव माइसीलियम के अंदर या फिर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। उस वेजिटेटिव माइसीलियम का केवल एक पार्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? यूकार्पिक माइसीलियम। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? यूकार्पिक माइसीलियम। फंगस के अंदर देखो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है, वो क्या है? उससे पहले कुछ बेसिक सा वो समझ लो, फिर हम उसकी बात करेंगे। एक तो फंगस के अंदर जो ड्यूटेरोमाइसीटीज वर्ग के मेंबर है, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। ये आपको याद रखना है। एग्जाम में सीधा सवाल आ जाएगा कि फंजाई के कौन से वर्ग के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, तो उसका जवाब क्या आ जाएगा कि ड्यूटेरोमाइसीटीज वर्ग के मेंबर के अंदर लैंगिक जनन उपस्थित नहीं होता। अब फंगस में क्या होता है देखो, सपोज करो ये दो गैमेट है, ठीक है, ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, ये आपस में फ्यूज होंगे। तो सबसे पहले तो इनकी भित्ति यहां से विलय हो जाएगी और इसके अंदर भी केंद्रक था और इसके अंदर भी केंद्रक था। तो ये जो प्रोसेस जिसके अंदर भित्ति विलय हो गई और दोनों केंद्रक इसके अंदर आ गए, ये क्या कहलाती है? प्लाज्मोगेमी। ये क्या कहलाती है बच्चों? प्लाज्मोगेमी। अब ज्यादातर में क्या होता है कि प्लाज्मोगेमी होते ही ये जो दोनों केंद्रक होते हैं ना, ये भी आपस में फ्यूज होकर एक सिंगल केंद्रक बना लेते हैं। लेकिन बहुत सारी फंगस ऐसी होती है जिसके अंदर इन दोनों केंद्रकों का फ्यूजन एट टाइम नहीं होता, बीच के अंदर एक स्टेज आती है और आपको माइसीलियम के अंदर डाइकैरियोटिक माइसीलियम स्टेज देखने को मिलेगी। अब सपोज करो कि मान लो ये डिवाइड करें, फिर दो केंद्रक आ गया, फिर दो केंद्रक आ गए, फिर दो केंद्रक आ गए, तो ये माइसीलियम बन गया और हर कोशिका के अंदर कितने केंद्रक आ गए? दो केंद्रक आ गए। तो प्लाज्मोगेमी के बाद में ये जो प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं कैरियोगेमी, ये कैरियोगेमी कई फंगस के अंदर क्या हो जाती है? डिले हो जाती है और आपको उनकी लाइफ साइकिल के अंदर डाइकैरियोटिक माइसीलियम देखने को मिलता है। ये चीज समझ में आ गई? तो वापस अपन यहां पर आते हैं। इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहली स्टेप क्या होती है? प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या हुआ? दो गैमेट थे, इन दोनों गैमेट के बीच के अंदर वॉल फ्यूज हो गई और दोनों के केंद्रक यहां पर आ गए। तो ये पहला स्टेप हो गया प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के बाद में होता है कैरियोगेमी, जिसमें ये एक और जो दो केंद्रक था ये फ्यूज होकर के एक सिंगल केंद्रक बना लेता है। ये प्रोसेस कहलाती है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी के बाद में फिर इस कोशिका के अंदर मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और द्विगुणित केंद्रक से वापस हमें चार अगुणित केंद्रक देखने को मिल जाते हैं। तो ये पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले प्लाज्मोगेमी हुआ, प्लाज्मोगेमी के बाद में कैरियोगेमी हुआ और फिर मियोसिस हुआ। फंजाई के केस में क्या विशेषता है कि ये जो कैरियोगेमी है ये कई बार डिले हो जाता है, ये आपको याद रखना है। देखो जो अर्लियर जो फंगस है, एग्जाम्पल के लिए जो फाइकोमाइसिटीज वर्ग के मेंबर है, इनके अंदर ये जो कैरियोगेमी वाली प्रोसेस है ये तुरंत हो जाती है। जबकि जो हायर फंगस है, एग्जाम्पल के लिए बेसिडियोमाइसिटीज हो गया, एस्कोमाइसिटीज हो गया, इसमें ये कैरियोगेमी तुरंत नहीं होती। और आपको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर एक डाइकैरियोटिक माइसीलियम देखने को मिलता है जिसमें ये डिवाइड होकर के ऐसा माइसीलियम बना लेता है जिसमें दो दो केंद्रक आपको देखने को मिलते हैं। द्विकेंद्र की प्रावस्था डाइकैरियोटिक फेज देखने को मिलती है। किसके अंदर? बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलती है? बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज वर्ग के अंदर। अब हम बात करते हैं वो कौन कौन सी प्रोसेस है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिसके थ्रू फंगस या फिर फंजाई के अंदर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो इनका नाम याद करो। सबसे पहला है प्लेनोगेमेटिक कोपुलेशन या फिर चल युग्मकी संयुग्मन। दूसरा है गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट या फिर युग्मकधानी संपर्क। तीसरा है युग्मकधानी संयुग्मन या फिर गेमिटेंजियल कोपुलेशन। चौथा है स्पर्मेटाइजेशन, अचल पुमणु युग्मन। और लास्ट है सोमेटोगेमी या फिर कायिक जनन। अब इन पांचों को हम एक एक करके लैंगिक जनन की ये जो प्रोसेस है, डिफरेंट टाइप के जो मेथड्स है जो कि अलग अलग फंगस के अंदर पाए जाते हैं, इनका एक ओवरव्यू समझ लेते हैं। तो लैंगिक जनन का सबसे पहला तरीका है फंगस के अंदर, वो है प्लेनोगेमेटिक कोपुलेशन, चल युग्मकी संलयन। नाम ही कह रहा है कि चल युग्मकी, मतलब इनके जो गैमेट होते हैं वह मोटाइल होते हैं, वह गतिशील होते हैं। प्लेनोगेमेटिक कोपुलेशन मुख्यतः तीन प्रकार का होता है।
आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी टाइप का। इसको देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर एक गैमेट है जो कि मेल है, एक गैमेट है जो कि फीमेल की तरह कार्य कर रहा है। अब इन दोनों गैमेट को ध्यान देखो, इनकी मॉर्फोलॉजी भी सेम है, इनकी फिजियोलॉजी भी सेम है। तो इस प्रकार का गैमेटेंजियल कोपुलेशन जिसके अंदर जो दोनों गैमेट होते हैं वह मॉर्फोलॉजिकली मतलब आकारिकी रूप से और फिजियोलॉजिकली यानी कि शारीरिक रूप से सेम होते हैं। इस प्रकार के जब गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं और ये फ्यूज होकर के यहाँ पर एक द्विगुणित जाइगोट बनाएंगे और फिर इसके अंदर विभाजन होगा अर्धसूत्री और हमें माइसीलियम स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो गैमेट जो कि आइसोगैमेट होते हैं मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सेम होते हैं, इन्हें हम कहते हैं आइसोगेमी। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, यहाँ पे एक गैमेट देखो इसकी स्ट्रक्चर अलग है, छोटा है ये, दूसरा गैमेट देखो ये कंपैरेटिवली बड़ा है। तो इस प्रकार के गैमेट जो मॉर्फोलॉजिकली भी अलग हो दिखने के अंदर और शरीर क्रियात्मक रूप से यानी कि जो फिजियोलॉजिकली भी अलग हो, इन प्रकार के गैमेट्स को हम बोलते हैं एनाइसोगैमेट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? एनाइसोगैमेट्स। तो इस प्रकार के जब गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनाइसोगेमी टाइप का प्लानोगैमेटिक कोपुलेशन। फिर तीसरा प्रकार का जिसे हम कहते हैं ऊगेमी, इसमें क्या होता है कि एक गैमेट तो होता है मोटाइल, गतिशील होता है, उसके पास फ्लैजिला होती है, जबकि जो दूसरा गैमेट होता है वह होता है नॉन मोटाइल। यहां पर देखो दोनों मोटाइल थे, जबकि यहां पर क्या है, एक तो मोटाइल है और एक क्या है, नॉन मोटाइल है। दूसरा, इन गैमेट का निर्माण विशिष्ट स्ट्रक्चर के अंदर होता है। एग्जाम्पल के लिए जो मेल गैमेट होता है उसको हम एंथ्रोजोइड कहते हैं और उसका जो निर्माण होता है वो इस एंथ्रीडियम के अंदर होता है, जबकि जो फीमेल गैमेट होता है उसको हम ओवम कहते हैं और उसका फॉर्मेशन ऊगोनियम के अंदर होता है। मेल गैमेट जिसे हम एंथ्रोजोइड कह रहे हैं वह मोटाइल होता है और वह ट्रेवल करके ऊगोनियम तक जाता है और उसका फ्यूजन ओवम से होता है। तो सबसे पहले टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फंजाई के अंदर उसका क्या नाम है? प्लेनोगैमेटिक कोपुलेशन। यहां पर क्या हो रहा है कि दोनों गैमेट या फिर दोनों में से कोई एक गैमेट क्या होता है? मोटाइल होता है। अगर ये दोनों गैमेट सेम प्रकार के हो तब हम इसे आइसोगेमी कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सेम। अगर ये दोनों गैमेट मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सेम नहीं होते तब हम इसे एनाइसोगेमी कहते हैं। और दोनों गैमेट में से मान लो एक तो मोटाइल हो और दूसरा नॉन मोटाइल हो तब हम इसे ऊगेमी कहते हैं, तब हम इसे क्या कहते हैं? ऊगेमी कहते हैं। और यहाँ पर रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है? गैमेट फॉर्मेशन के अंदर। किसके अंदर हो रहा है? गैमेट फॉर्मेशन के अंदर। तो ये पहला टाइप का हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था जिसका नाम था चल युग्मकी संयुग्मन प्लानोगैमेटिक कोपुलेशन। अब हम फंजाई के अंदर पाया जाने वाला दूसरे प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझते हैं जिसका नाम है युग्मक धानी संपर्क, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। अब इस इमेज को देखो बच्चों, ध्यान से देखो ये फंगस का माइसीलियम है। इस माइसीलियम के अंदर ये एक स्ट्रक्चर गोलाकार गुंबदनुमा संरचना होती है जिसे हम कहते हैं ऊगोनियम। ये बेसिकली इसका फीमेल गैमेट की तरह काम करेगा। इस ऊगोनियम के अंदर जो ओवम होगा वो या फिर जो ऊस्पोर होगा वो किसकी तरह काम करेगा? फीमेल गैमेट की तरह काम करेगा। फिर माइसीलियम के यहाँ पर एक दूसरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लगा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियम, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एंथ्रीडियम। तो ये तो हो गया फीमेल पार्ट ऊगोनियम और ये हो गया मेल पार्ट जिसे हम कहते हैं एंथ्रीडियम। अब ये जो एंथ्रीडियम होता है ये क्या होता है? इस ऊगोनियम के पास आता है और ऊगोनियम के पास आके यहाँ से एक ट्यूब नुमा संरचना बनाता है जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन ट्यूब, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? फर्टिलाइजेशन ट्यूब। अब इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब से जो मेल गैमेट होता है वह इस ऊगोनियम के अंदर आ जाता है और इस ऊगोनियम के अंदर यहाँ पर ओवम पाया जाता है जो कि फीमेल गैमेट का काम करता है। यह मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट से फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होकर के द्विगुणित संरचना बनाता है जिसे हम कहते हैं ऊस्पोर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऊस्पोर। ये ऊस्पोर के अंदर फिर ये जर्मिनेट होता है, इसके अंदर मियोसिस होता है और हमें फिर से अगुणित माइसीलियम देखने को मिलता है।
तो दूसरे प्रकार का हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा हो गया? गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। मतलब जो दोनों धानियां थी, फीमेल धानी जिसे हम oogoनियम कह रहे हैं और मेल धानी जिसे हम एंथ्रीडियम कह रहे हैं, ये दोनों धानियां आपस में संपर्क में आती है। इनके बीच में एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब से मेल गैमेट ट्रांसफर होता है oogoनियम के अंदर और वह ओवम से फ्यूज होता है और फ्यूज होकर के द्विगुणित oospore का निर्माण करता है। तो आपको गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के अंदर, युग्मक धानी संपर्क के अंदर ये डायग्राम याद रखना है। oogoनियम हो गया, एंथ्रीडियम हो गया, ये हमारे पास फर्टिलाइजेशन ट्यूब हो गई और एंथ्रीडियम से मेल न्यूक्लियस इसके अंदर चला गया और किसका निर्माण हो गया? यहाँ पर oospore का फॉर्मेशन हो गया। ये चीज क्लियर है? कोई पूछ ले कि गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के अंदर नर युग्मक धानी को क्या बोलते हैं हम? तो एंथ्रीडियम बोलते हैं। फीमेल गैमेटेंजियम को हम क्या बोलते हैं? oogoनियम बोलते हैं। लेकिन जो एस्कोमाइसिटीज वर्ग के जो मेंबर होते हैं उसमें हम oogoनियम नहीं बोल के एस्कोगोनियम बोलते हैं। एग्जाम्पल एल्बुगो फंगस है, एस्परजिलस फंगस है, पिथियम फंगस है। इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट मेथड से होता है। तो अभी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो मेथड समझे। पहला था चल युग्म की संयुग्मन और दूसरा था गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, जिसमें दो युग्मक धानियां एंथ्रीडियम और oogoनियम पास आ गई, फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। तीसरा प्रकार का जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों, उसका नाम है युग्मक धानी संयुग्मन। क्या नाम है? युग्मक धानी संयुग्मन। इसमें देखो क्या होता है, जैसे ये एक माइसीलियम है, ये अलग स्ट्रेन का है, ये दूसरा माइसीलियम है, यह अलग स्ट्रेन का है। अब इस माइसीलियम की एक जो कोशिका होती है वो ऐसे फूल करके गैमेटेंजियम या फिर युग्मक धानी जैसी स्ट्रक्चर बनाती है। स्टार्टिंग के अंदर हम इसे प्रोगैमेटेंजिया कहते हैं, यह बाद में चल के गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन कर लेती है। और ये जो दोनों युग्मक धानियां होती है ये आपस में एक दूसरे के संपर्क में आती है, फिर इनके बीच की जो वॉल होती है वो खत्म हो जाती है और इनका साइटोप्लाज्मा आपस में क्या हो जाता है? यहाँ पर विलय हो जाता है। फिर ये युग्मक धानियां यहाँ से कट जाती है और कटने के बाद में फिर ये नया माइसीलियम यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें ना कोई एंथ्रीडियम बन रहा है ना कोई oogoनियम बन रहा है, सिंपल दो अलग अलग स्ट्रेन की प्रोगैमेटेंजिया बनी, दोनों आपस के संपर्क में ही दोनों फ्यूज हो गई और फ्यूज होकर के एक द्विगुणित माइसीलियम बना, जिसके अंदर फर्दर जो होते हैं वो मियोसिस हो जाता है। ये क्या कहलाता है? इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या कहलाता है? गैमेटेंजियल कोपुलेशन, युग्मक धानी संयुग्मन। तो तीसरे प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं चौथे प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड, जो कि फंगस, एग्जाम्पल के लिए जैसे जो रस्ट डिजीज करने वाली फंगस होती है पक्सीनिया, उनमें पाया जाता है। इनमें क्या होता है बच्चों, माइसीलियम के ऊपर छोटी छोटी, जैसे हायर प्लांट के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, तो वैसे इनके अंदर क्या बन जाते हैं? अचल पुमनु, एप्लेनोस्पोर बन जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं स्पर्मेशिया। तो एग्जाम्पल के लिए देखो, ये एक माइसीलियम था, इसके ऊपर ये छोटी छोटी गोलाकार अंडाकार संरचना बन गई, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेशिया। क्या बोलते हैं? स्पर्मेशिया या फिर नर युग्मक। फिर कोई जो दूसरा माइसीलियम होता है, इस माइसीलियम के ऊपर एक विशिष्ट ग्राहीय संरचना बन जाती है। इसका काम होता है कि इन स्पर्मेशिया को यहाँ पर रिसीव करना, इस स्पर्मेशिया को यहाँ पर क्या करना? रिसीव करना। अब ये जो स्पर्मेशिया होते हैं यह मेल गैमेट की तरह बिहेव करते हैं और ये जो रिसेप्टिकल हाइपी वाला न्यूक्लियस होता है यह फीमेल गैमेट की तरह बिहेव करता है। यह स्पर्मेशिया हवा के थ्रू या फिर किसी अन्य थ्रू उड़ करके कहां तक पहुंचते हैं? इस रिसेप्टिकल हाइफी के ऊपर या फिर विशेष ग्राही कवक तंतु के ऊपर पहुंचते हैं। जैसे ये पहुंच गया यहाँ पर, और फिर यहाँ पर इसका अगुणित केंद्रक है, इसका भी अगुणित केंद्रक है, फिर पहुंच करके इसका केंद्रक इसके केंद्रक के साथ विलीन हो जाता है और हमें यहाँ पर एक द्विगुणित माइसीलियम क्या होता है? देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर एक ग्राहीय संरचना बन रही है और एक अचल पुमणु का फॉर्मेशन हो रहा है, वो अचल पुमणु उड़ करके फीमेल गैमेट
उस रिसेप्टिकल हाइफी के ऊपर जा रहा है और वहां पर फ्यूज हो रहा है और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं बच्चों अचल पुमणु युग्मन। क्या बोलते हैं? अचल पुमणु युग्मन या फिर स्पर्मेटाइजेशन या फिर स्पर्मिएशन। ये चीज क्लियर है? अब एक लास्ट मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसका नाम है सोमेटोगेमी। इसमें क्या होता है? किसी प्रकार का लैंगिक जनन नहीं होता। ये माइसीलियम ए है, ये माइसीलियम बी है। ये माइसीलियम ए और माइसीलियम बी सीधा आपस में जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद में इसका ये केंद्रक बी माइसीलियम के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ये यहाँ पर देखो ट्रांसफर हो गया। इसे हम कहते हैं सोमेटोगेमी, जिसके अंदर किसी प्रकार का लैंगिक अंगों का फॉर्मेशन नहीं होकर के दो वेजिटेटिव या फिर कायिक कोशिकाएं आपस में संपर्क में आ गई और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो गई, द्विगुणित माइसीलियम का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या कहलाता है? सोमेटोगेमी। एग्जाम्पल के लिए मोरकेला के अंदर और साइजोफिलम फंगस के अंदर हमें ये सोमेटोगेमी देखने को मिलती है। तो ये था बच्चों फंगस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने आपको बताया अलग अलग मेथड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। एग्जाम्पल के लिए प्लानोगेमेटिक कोपुलेशन, दूसरा हमने पढ़ा गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट युग्मक धानी संपर्क, तीसरा हमने पढ़ा युग्मक धानी संयुग्मन गेमिटेंजियल कोपुलेशन, चौथा हमने पढ़ा स्पर्मेटाइजेशन अचल पुमणु युग्मन और पांचवा हमने पढ़ा सोमेटोगेमी। एग्जाम्पल के अंदर याद रखना, इनके सारे एग्जाम्पल याद रखना और एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाए कि फंजाई के अंदर लैंगिक जनन की विधि का वर्णन करो, तो आपको सबसे पहले तो ये लिखना है कि फंजाई के अंदर लैंगिक जनन के अंदर ये प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस की प्रोसेस होती है। फिर कैरियोगेमी के बारे में मैंने जो यहाँ पर बताया था इसको डिटेल में समझा देना। और उसके बाद में ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पांचों तरीके हैं, चाहे वो प्लेनोगेमेटिक कोपुलेशन हो, युग्मकधानी संपर्क या फिर गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट हो, गेमिटेंजियल कोपुलेशन या फिर युग्मकधानीय संयुग्मन हो, या फिर अचल पुमणु युग्मन या फिर स्पर्मेटाइजेशन हो, इन पांचों मेथड को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर देना। लैंगिक जनन के बाद में एक लास्ट ओवरव्यू बचा है फंगस का, जो कि है उनके जनरल लाइफ साइकिल के बारे में या फिर सामान्य जीवन चक्र के बारे में। तो ये फंगस का माइसीलियम है। माइसीलियम क्या बना लेता है? सॉरी, ये फंगल का हाइफी है। फंगल का हाइफी गुद के क्या बना लेता है? माइसीलियम। सामान्यतः जो हाइफी होता है यह अगुणित होता है। फिर इस माइसीलियम के ऊपर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनते हैं। वो हमने पढ़ाई की अलग अलग प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग बनता है, या तो मेल और फीमेल गैमेट बन जाएंगे या फिर oogoonium या फिर एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होता है। फिर इन गैमेट का फ्यूजन होता है, पहले प्लाज्मोगेमी होता है, फिर कैरियोगेमी होता है और हमें द्विगुणित स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल के लिए हमने ऊस्पोर पढ़ा था, वो देखने को मिलती है। तो अब देखो यहां से यहां तक की जो पूरी प्रावस्था है ये कैसी है? अगुणित प्रावस्था है। फिर इस ऊस्पोर के अंदर मियोसिस या फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है। फिर हमें स्पोर देखने को मिलते हैं, ये स्पोर जर्मिनेट होता है और फिर से क्या माइसीलियम बना लेता है। यहां से लगा करके ये एक द्विगुणित अवस्था, बहुत छोटी अवस्था हमें देखने को मिली और फिर से हमें क्या देखने को मिल रही है? अगुणित अवस्था। तो आई होप बच्चों आपको आज की ये जो क्लास थी डिटेल के अंदर समझ में आई होगी, जिसके अंदर हमने फंगस क्या होते हैं, फंगस के जनरल कैरेक्टर क्या है, फंगस का एक ओवरव्यू समझा। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह गया हो तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना, मैं उससे दूर करने की कोशिश करूंगा पूरी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फंगस का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, क्योंकि फंगस जो है हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। फंगस से कई हमें एंटीबायोटिक मिलती है, कई हमें मेडिसिन मिलती है। फिर बहुत सारी फंगस या फिर फंजाई, एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे मशरूम्स है जो कि अच्छे सोर्स है एज अ फूड का, उनके बारे में पढ़ेंगे। और फंगस के जो हार्मफुल कैरेक्टर्स है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। क्लास को इतना ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।